कसम, अल्लाह अल्लाह की कसम, तुमसे प्यार हो गया। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। 11 जनवरी 1991 को रिलीज हुई थी फिल्म सनम बेवफा। फैमिली ड्रामा रोमांस से भरी इस फिल्म में सलमान खान, चांदनी, डैनी डेंजोप्पा, पुनीत सर, पंकज धीर और प्राण वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 90 लाख रुपए के बजट में बनी सनम बेवफा 5 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर रही और साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। हालांकि रिलीज से पहले तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार तो इतनी कमाई देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि सनम बेवफा के साथ उसी दिन मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी की प्यार का देवता भी रिलीज हुई थी। लेकिन प्यार का देवता पर सनम बेवफा शुरुआती दिन से ही भारी थी, इसलिए सनम बेवफा न केवल सावन कुमार की सबसे कमाई वाली फिल्म बन गई, बल्कि सलमान की भी 1989 में मैंने प्यार किया के बाद दूसरी सबसे कामयाब फिल्म बन गई थी। लेकिन बावजूद इतनी जबरदस्त कामयाबी के सनम बेवफा को केवल एक ही नॉमिनेशन नसीब हुआ, जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए डैनी डेंजोप्पा को मिला था, और डैनी उसे जीतने में भी कामयाब रहे थे। बता दे डैनी का जीता ये पहला फिल्म फेयर अवार्ड था, वरना इससे पहले 1979 में आई फिल्म देवता और 85 में आई कानून क्या करेगा के लिए उन्हें केवल नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सावन कुमार ने सनम बेवफा को सन 1984 में मरकरी प्रोडक्शन इंटरनेशनल के अंडर जितेंद्र श्रीदेवी और प्राण जैसी सितारों के साथ बनाने का फैसला किया था। गानों की रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ शूटिंग भी हो गई थी, मगर कुछ वजहों से इसे तब ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर सन 1986 में इसे राजेश खन्ना, रेखा और जया प्रदा के साथ बनाने का फैसला किया गया। लेकिन फिर दोबारा कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अब क्योंकि सनम बेवफा को साल 1985 में आई एक पाकिस्तानी फिल्म हक मेहर से इंस्पायर्ड बताया जाता है, इसलिए ये बात तो पक्की है कि पहले बनाई जाने वाली सनम बेवफा फिल्मों की कहानी इससे काफी अलग थी। वैसे सावन ने सलमान के साथ ही सनम बेवफा क्यों बनाई, तो इसके पीछे की वजह है कि साल 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और रातों रात सलमान बड़े स्टार बन गए थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सावन कुमार ने सनम बेवफा में सलमान के अपोजिट पहले रुखसार रहमान को साइन किया था। रुखसार रहमान की उम्र तब महज 15 साल ही थी, लेकिन कुछ वजहों से बाद में सावन और रुखसार के घर वालों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। इस वजह से सावन ने रुखसार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में अब सावन के आगे मुश्किल ये थी कि सलमान के अपोजिट किस नए चेहरे को लिया जाए, इसलिए सावन ने तरकीब निकालते हुए अखबारों में ऐड दे दिया कि जिस किसी को सलमान की हीरोइन बनना वो उन्हें अपने कुछ फोटोग्राफ बाई पोस्ट मुंबई सावन कुमार के ऑफिस भेज दे। बस इस तरह चांदनी ने अपने फोटोग्राफ भेज दिए और उन्हें सावन कुमार ने सेलेक्ट कर लिया। बस इस तरह चांदनी को हीरोइन बनने के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े और पहली फिल्म में सलमान का साथ पाकर चांदनी रातों रात बड़ी स्टार बन गई। लेकिन इसके बाद चांदनी करियर में वो मुकाम नहीं पास की जो शायद सनम बेवफा के बाद होना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें फिल्में नहीं मिली, फिल्में तो खूब मिली, लेकिन सनम बेवफा जैसी सफलता वे दोबारा कभी नहीं दोहरा पाई और देखते ही देखते चांदनी अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई और यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया छोड़कर अमेरिका भी शिफ्ट हो गई। अब देखिए, इसे कहते हैं किस्मत। चांदनी जहाँ इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद भी फ्लॉप हो गई, वही रुखसार छोटी सी उम्र में ही सनम बेवफा के बाद अक्षय कुमार की सौगंध से भी हाथ धो बैठी और फिर डेब्यू किया साल 1992 में आदित्य पंचोली की फिल्म याद रखेगी दुनिया से, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप थी। वैसे रुखसार को इसके बाद भी कई और बड़ी फिल्मों के ऑफर मिले थे, बाजीगर और 1942 से लव स्टोरीज के बाद की वे फिल्में जिन्हें रुखसार ने ठोकर मार दी थी। हालांकि रुखसार के अलावा मधु भी ये दावा करती है कि उन्होंने भी सनम बेवफा के लिए 3 अन्य लड़कियों के साथ ऑडिशन दिया था। यहाँ तक कि ऑडिशन के बाद सावन कुमार ने मधु को शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी दिए थे। लेकिन 2 दिन बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि सावन ने उनकी जगह चांदनी को बतौर मेन हीरोइन साइन कर लिया। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। बताया जाता कि सनम बेवफा की शूटिंग के दौरान चांदनी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सावन कुमार से नाराज रहती थी, क्योंकि एक तो चांदनी को अपनी कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ना ही पसंद थी सिर पर पहनी विग। लेकिन नई नवेली होने के चलते वे सावन को तब कुछ नहीं बोल पाई और उन्हें जो पहनने को दिया गया उसे वे एडजस्ट करती गई। वैसे सावन का शूटिंग के दौरान ज्यादातर फोकस सलमान पर ही था, क्योंकि फिल्म को सफल बनाने का सारा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर ही था। लेकिन सलमान फिल्म पर फोकस करने की बजाय पाकिस्तानी हीरोइन जेबा बख्तियार को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, जो उन दिनों मनाली में ऋषि कपूर के साथ हिना फिल्म की शूटिंग कर रही थी। अब क्योंकि सलमान और जेबा एक ही होटल में ठहरे थे, इसलिए सलमान कभी उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेजते तो कई बार उन्हें कॉफी और डिनर के बहाने भी फोन कॉल करते रहते थे।
लेकिन जेबा सलमान से दूरी बनाकर ही रखना चाहती थी, क्योंकि सलमान उस टाइम अपनी गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के साथ भी इन्वॉल्व थे। इसलिए जेबा सलमान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, मगर फिर भी हिना फिल्म के डायरेक्टर राजीव कपूर की दोनों पर नजर रहती थी। इसलिए बताया जाता है कि इसी होटल में एक दिन डिनर पार्टी के दौरान राजीव और सलमान के बीच जेबा बख्तियार को लेकर खूब बहस हुई थी और राजीव ने सलमान को जेबा से दूर रहने की नसीहत दे दी थी। सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया की जबरदस्त कामयाबी के बाद सलमान खान थोड़ा अकड़ में रहने लगे थे। वे टाइम पर सेट पर भी नहीं पहुंचते थे, इसलिए डैनी डेंजोपा जो फिल्म में सलमान के पिता का किरदार निभा रहे थे, उनके सब्र का बांध टूट गया और सलमान को उन्होंने खूब जमकर फटकार लगाई और डिसिप्लिन में रहने का पाठ भी पढ़ा दिया। लेकिन सलमान भी अकड़ दिखाते हुए अपनी गलती की बजाय डैनी से बहस करने लगे। इसलिए सलमान की इस हरकत से डैनी इतना नाराज हुए कि अगले 23 सालों तक उन्होंने सलमान के साथ काम नहीं किया। कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि इस बीच डैनी सलमान का नाम सुनकर भी चिढ़ जाते थे। इसलिए डैनी का गुस्सा जब ठंडा हुआ तब जाकर उन्होंने सलमान के साथ 2014 में जय हो फिल्म में काम किया। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते कि डैनी ने भले ही बहुत सारी फिल्मों में काम किया हो, मगर वे अपनी शर्तों पर ही काम करते थे और कभी गर्मियों में शूटिंग नहीं करते थे। लेकिन फिल्म जय हो के लिए डैनी ने अपने सभी नियम तोड़ दिए थे, सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर वे संडे को कभी शूटिंग नहीं करते थे। अब कहते हैं कि डैनी ने हफ्ते का एक दिन अपनी फैमिली के लिए तय कर रखा है। मैंने प्यार किया की जबरदस्त कामयाबी के बाद सलमान ने सनम बेवफा के अलावा निर्माता निर्देशक नितिन मनमोहन की बागी रेबेल ऑफ लव भी साइन की थी। इसलिए इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग सलमान साथ साथ ही कर रहे थे। अब बागी जहाँ एक्शन रोमांस से भरी फिल्म थी, वही सनम बेवफा फैमिली ड्रामा रोमांस से भरी मुस्लिम बैकग्राउंड पर बेस्ड फिल्म थी। इसलिए सलमान को लग रहा था कि सनम बेवफा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बस ऐसे में सलमान ने निर्माता निर्देशक सावन कुमार से रिक्वेस्ट की कि सनम बेवफा को बागी के बाद रिलीज किया जाए, जिसके बाद सावन ने सलमान की बात मान ली और जब बागी 21 दिसंबर 1990 को रिलीज हो गई, तब उसके 3 हफ्तों बाद 11 जनवरी 1991 को रिलीज किया था सनम बेवफा को। सनम बेवफा में डैनी की तरह प्राण भी बड़ी भूमिका में थे। इसलिए ये दोनों ही ऐसे कलाकार थे जिनके फिल्म में दमदार डायलॉग थे। लेकिन बावजूद इसके सनम बेवफा ही प्राण की आखिरी बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। वैसे कुछ इसी तरह निर्माता निर्देशक सावन कुमार की भी आखिरी बड़ी हिट फिल्म थी। हालांकि सनम बेवफा फिल्म की सफलता को बनाने के लिए सावन ने इसकी सिल्वर जुबली के मौके पर सलमान खान और श्रीदेवी के साथ अपनी अगली फिल्म चांद का टुकड़ा की भी घोषणा की थी और उसका मुहूर्त क्लैपिंग शॉट भी दिलाया था अमिताभ बच्चन के हाथों। लेकिन अफसोस कुछ वजहों से फिल्म डिले हो गई। इस वजह से सावन ने इस बीच विवेक मुशर्रफ और जूही चावला के साथ फिल्म बनाई बेवफा से वफा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सनम बेवफा से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग किस्सा ये और सुनिए कि दीना पाठक फिल्म में प्राण की मां के किरदार में नजर आई थी, जबकि सच्चाई ये थी कि असल जिंदगी में दीना प्राण से 2 साल छोटी थी। इसके अलावा एक बात यह भी कि हर बड़े एक्टर का फिल्मों में कोई ना कोई फेवरेट नाम होता है। इसलिए सलमान का फेवरेट नाम है प्रेम, जो दरअसल सबसे पहले रखा गया था पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में। लेकिन सनम बेवफा में सलमान खान का नाम था सलमान खान ही। अब गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो ये सलमान की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें उनका असली नाम रखा गया था। फिल्म सनम बेवफा में संगीत दिया था महेश किशोर ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया था सावन कुमार तक ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 9 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। वेस्टर्न म्यूजिक एंड कैसेट के अंडर लॉन्च सनम बेवफा का गीत संगीत सुपर डुपर हिट था, क्योंकि इसकी करीबन 35 लाख कैसेट बेची गई थी, जिसे ये साल 1990 का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। साल 1990 हमने इसलिए कहा क्योंकि इसका म्यूजिक एल्बम इसी साल लॉन्च हुआ था। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, पीछे जी वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। बात करें सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों की तो लता जी और विपिन सचदेव का गाया मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, हरे दुपट्टे वाली और चूड़ी मजा न देगी सनम बेवफा फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने हैं। महेश शर्मा और किशोर शर्मा की बतौर संगीतकार ये डेब्यू फिल्म थी
महेश किशोर ने अपना करियर सावन कुमार की पत्नी उषा खन्ना के बतौर संगीतकार असिस्टेंट शुरू किया था। बस इसी वजह से सावन कुमार ने दोनों को सनम बेवफा में ब्रेक दिया था और पहली ही बारी में महेश किशोर के संगीत ने धमाल मचा दिया था। बस इस वजह से आगे चलकर फिर सावन ने उनसे 1993 में आई फिल्म खलनायिका और 94 में आई चांद का टुकड़ा का भी संगीत तैयार कराया था। लेकिन महेश किशोर ने संगीत का जैसा जादू सनम बेवफा में चलाया वैसा फिर कभी नहीं चला पाए। फाइनली सनम बेवफा का प्लॉट रोमियो जूलियट जैसा है, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनिंग फिल्म लगती है और फिल्म की कास्टिंग भी काफी सोच समझ कर की लगती है, क्योंकि उन दिनों सलमान खान की इमेज एक चॉकलेटी हीरो की थी और उनकी भूमिका गीत गाने और रोमांस तक सीमित थी। इसलिए परान डैनी, पुनीत ईश्वर और पंकज धीर जैसे सितारों का साथ न होता तो फिल्म को इतनी बड़ी कामयाबी मिलना बेहद मुश्किल था, और वो भी तब जब खुद सलमान ही फिल्म की कामयाबी पर शक कर रहे थे। वैसे पुनीत ईश्वर और पंकज धीर जैसे सितारों को फिल्म में इसी वजह से अच्छा रोल मिला क्योंकि दोनों ने तब महाभारत में दुर्योधन और कर्ण का किरदार निभाया था। इसलिए केवल पुनीत ईश्वर और पंकज धीर ही नहीं बल्कि महाभारत के बाकी सितारों की भी उस दौरान काफी ज्यादा डिमांड थी और निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल ऑफर कर रहे थे। सो सनम बेवफा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।